जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो जनाब, कल टोक्यो ओलंपिक्स का विधिवत समापन हो गया। कल जब समापन हुआ तो भारत का झंडा बजरंग पूनिया लेके चल रहे थे, उनके साथ कुछ पहलवान थे और हमारी कुछ विमेंस हॉकी टीम की कुछ प्लेयर्स थी। तो तब भारत के लिए ये ओलंपिक शानदार रहा और आज तक का सफलतम ओलंपिक रहा, जिसमें हमने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, जो कि आज तक की भारत की ओलंपिक इतिहास की सबसे बड़ी टैली है। इस ओलंपिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारतीय हॉकी का फिर से रिवाइवल हुआ और भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीम्स ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद वो मेडल पोडियम पे खड़े हुए और उन्होंने कांस्य पदक जीता। महिलाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वो ब्रॉन्ज मेडल मैच बेशक हार गई, बट उन्होंने दिल जीत लिए पूरी दुनिया के अपने खेल से। और इसके अलावा रेसलिंग की टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। तब एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर के साथ रवि दहिया का मैच हुआ रशियन रेसलर्स के साथ, जिसके साथ कि उन्होंने शानदार कुश्ती दिखाई और आखिर तक जो स्कोर था वो 4-7 था, एंड विच इज़ सेट टू बी ए वेरी वेरी क्लोज फाइट। क्योंकि मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले तो हम इंडियन रेसलर्स जो थे वो सब रशियंस के सामने खड़े होने की भी हमारी औकात नहीं होती थी। मतलब हम रशियंस के सामने 1 मिनट नहीं, हम उनके सामने कभी पहुंच ही नहीं पाते थे। तो और आज हम रशियंस को उनके साथ खड़े नहीं हैं था, पर उनको हरा रहे हैं। इंडियन रेसलर्स हैव डिफीटेड रशियन रेसलर्स एट सेवरल टूर्नामेंट्स। बहुत बार हमने हराया है उनको। और इंडियन रेसलिंग टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो किया था दीपक पूनिया ने। ही इज़ अ वेरी यंग बॉय और वो आखिरी 7 सेकंड तक ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती जीत रहे थे। वो सिर्फ अनुभव की कमी से हारे। और जो उनकी कुश्ती जो मैंने बहुत ध्यान से कई बार देखी, तो उसमें मैंने ये पाया कि आखिरी 1 मिनट वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे। अगर वो अपना अटैक जारी रखते तो वो हारते नहीं, बल्कि मेरे को पक्का विश्वास है कि उनके अटैक्स इतने अच्छे थे कि वो 3-1 के स्कोर थे, जो वो 3-2 के स्कोर थे, जो वो जीत थे ना, उसको वो कम से कम 5 उनके स्कोर शीट पे दिखाई देता और वो कम से कम 2-3 पॉइंट से वो कुश्ती जीते होते अगर वो डिफेंसिव न हुए होते। खैर, सब उनके कोच की जो भी स्ट्रेटजी रही होगी और उनको आखिरी 1 मिनट में डिफेंसिव होना उनके लिए महंगा पड़ गया। खैर सब, और इसी तरह बजरंग पूनिया सच्चाई ये है कि उनको ओलंपिक से ठीक 1 महीना पहले एक टूर्नामेंट में घुटने में चोट लग गई थी। और घुटने की चोट के साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि सब वो फिजिकली जो उसका पेन होता है उसको छोड़ दीजिए, अगर आपके घुटने में जरा सा भी पेन का अंदेशा भी है, अगर आपके मन में जरा सा भी शक है, तो वो साइकोलॉजिकली आपको घुटने की चोट जो है ना वो बांध देती है और वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने देती, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका घुटना चोटिल है, उसमें पेन हो सकता है। तो आप बड़ा संभाल के कदम रखते हैं। ऐसी एक क्रिपलिंग इंजरी के साथ, और इस घुटने की चोट से ना बजरंग इनफैक्ट पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, घुटने की चोट रेसलिंग की सबसे खतरनाक चोट होती है और ओलंपिक से ठीक 1 महीना पहले उनको वो इंजरी हल्की थी। हालांकि बाद में उनके कोच ने बताया कि नहीं, वो पेन हल्का सा था, पर वो हल्का सा पेन भी जो है ना साइकोलॉजिकली आपको बांध देता है। तो इस चोट के बावजूद बजरंग पूनिया ने ओलंपिक्स में जो प्रदर्शन किया है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और जब उनसे फाइनल इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही, अरे साहब कोई बात नहीं, 3 साल बाद फिर ओलंपिक है, आपकी गोल्ड जीत लेंगे। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द स्पिरिट। खिलाड़ी की स्पिरिट इसी को कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तब देखिए, आप खेलेंगे तो हार जीत तो लगी रहती है, पर हारना अलग बात है। दिल से नहीं हारना चाहिए, दिमाग से नहीं हारना चाहिए, आपका हौसला बुलंद रहना चाहिए। एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम योर डिफीट्स ऐड टू योर एक्सपीरियंस। और जो डिफीट्स होती हैं वो अगली बार आपको जीतने के लिए प्रेरित करती हैं।
तो साहब दिस वाज ओलंपिक्स, और सबसे सुखद जो नोट पे हमारा ओलंपिक जो इस बार ख़त्म हुआ वो तो साहब नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल, एंड इट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस। उन्होंने दुनिया के सबसे शानदार जेवलिन थ्रोअर्स को धूल चटा के जो है और शानदार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। और उनकी पहली ही थ्रो इतनी शानदार थी जिसका जवाब नहीं। पर साहब वो जो दूसरी थ्रो है ना साहब, वो तो इतिहास में दर्ज होने वाला एक थ्रो है। अगर आपको वो थ्रो याद हो तो उस लड़के ने थ्रो मारी और जैसे ही जेवलिन उनके हाथ से निकली है, ही डिड नॉट वेट फॉर द जेवलिन टू लैंड बिकॉज ही न्यू कि दिस इज द परफेक्ट थ्रो। और उनको मालूम था कि ये थ्रो 87 प्लस गई है, और वो थ्रो मार के तुरंत जो मुड़े हैं और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके जो विक्ट्री साइन बनाया है, वो सब आत्मविश्वास की पराकाष्ठा थी। और लीडरशिप के लेसन्स में ये थ्रो अगले 100 साल तक दिखाई जानी चाहिए कि दिस इज व्हाट यू कॉल कॉन्फिडेंस। तो साहब नीरज चोपड़ा ने शानदार एक मिसाल पेश की है इंडियन स्पोर्ट्समैन के लिए कि ओलंपिक्स कोई बहुत बड़ा हवा अब हम भारतीयों के लिए नहीं रह गया है। हम भी ओलंपिक्स जीत सकते हैं, और अब तो हर इवेंट में जीत सकते हैं, अब ट्रैक एंड फील्ड में भी जीत सकते हैं। अच्छा साहब, एक चीज़ आपने नोट की होगी, अच्छा मैं आपको बता दूं कि साहब नीरज के ऊपर और बाकी सभी खिलाड़ियों पे साहब पुरस्कारों की झड़ी लग गई है। अब तक जब तक मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, अब तक लगभग 14 करोड़ रुपए के पुरस्कार ऐसे हैं जिनकी लिस्ट मैं बना पाया हूँ। हो सकता है ये लिस्ट अब जब तक पिछले 1 घंटे में हो सकता है ये 20 करोड़ भी पार कर गई हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर अब तक जो मोटी मोटी लिस्ट है उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने नीरज को जो है 6 करोड़ रुपया कैश, एक क्लास 1 जॉब, और हरियाणा के किसी भी अपना हुड्डा के किसी भी कॉलोनी में 50% रियायतों पे एक प्लॉट देने की घोषणा की है। इसके अलावा BCCI क्रिकेट का जो हमारा बोर्ड है, वो दादा गांगुली ने 1 करोड़ रुपया उनको जो है कैश प्राइज देने की घोषणा की है। और इसके अलावा पंजाब सरकार, अमरिंदर सिंह जी, वाह साहब कमाल कर दिया, 2 करोड़ रुपया अमरिंदर सिंह जी ने दिया है। मणिपुर गवर्नमेंट ने साहब 1 करोड़ रुपया कैश दिया है नीरज चोपड़ा को। और इंडियन ओलंपिक जो कमेटी है IOC ने 75 लाख रुपए की घोषणा की है। रेलवेज ने साहब 3 करोड़ रुपया की देने की कैश घोषणा की है। इसके अलावा IPL जो टीम है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने 1 करोड़ रुपया नीरज चोपड़ा को देने की घोषणा की है। वो जो बायजूस कंपनी है, वो ऑनलाइन जो बच्चों को पढ़ाने वाली कंपनी है बायजूस, उन्होंने 2 करोड़ रुपया कैश नीरज चोपड़ा को देने की घोषणा की है। इसके अलावा साहब एक रियलिटी ग्रुप है गुड़गांव का, कोई LN करके, उन्होंने 25 लाख रुपया कैश देने की नीरज चोपड़ा को घोषणा की। और साहब ये तो भी शुरुआती दौर है, भी तो पहला दिन है नीरज चोपड़ा की, तो साहब अभी बहुत बहुत कुछ उनको मिलना बाकी है, और ही वेरी वेल डिजर्व्स इट। ये कोई किसी ने मतलब उनको ऐसे खैरात नहीं दी है, उस लड़के ने इसके लिए खूब पसीना और खून बहाया है, खून चलाया है अपना पिछले 4 साल। पर आपने एक चीज, आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको कौतूहल होगा कि साहब नीरज चोपड़ा की जो एम्प्लॉयर है वो इंडियन आर्मी है। तो इंडियन आर्मी ने तो अभी तक किसी किस्म के किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं की साहब नीरज चोपड़ा के लिए। ऐसा क्यों है? और पुरस्कार की तो घोषणा नहीं की, चलो कोई बात नहीं, अब तक किसी प्रमोशन की भी घोषणा नीरज चोपड़ा के लिए इंडियन आर्मी ने नहीं की है। तो तब ये आपके लिए, आम आदमी के लिए, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी बड़ा कौतूहल का विषय है। तो मैंने थोड़ा देर पे ना थोड़ा सा वो खोदने की कोशिश की, आखिर व्हाट इज द रीजन। तो सब बात यह है कि इंडियन आर्मी का ना अपना एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम से काम करती है। और पहली बात तो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स ने, एम्प्लॉयर्स ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने 5 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए घोषणा की, बिकॉज दे हैव सच फंड्स, दे हैव सच रिसोर्सेज। राज्य सरकारों के पास ऐसे फंड्स होते हैं कि वो अति विशिष्ट लोगों को या कुछ खास लोगों को कुछ भी कैश कंपनसेशन या कैश प्राइज या कैसे भी कुछ रिवॉर्ड दे सकती है, उनके पास ऐसे फंड्स होते हैं। रेलवेज एक ऐसी एंटिटी है जिसकी अपनी इकोनॉमी है, जिसका करोड़ों अरबों रुपए का जो है
रेवेन्यू आता है उनके पास, तो उसमें से वो 2-4 करोड़ रुपए ऐसे अपने प्लेयर्स को या इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए दे सकते हैं। और ऐसी बहुत सी एंटिटीज हैं जिनके पास ऐसे फंड्स होते हैं। एक तो सब आर्मी के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता कि वो अपने किसी खिलाड़ी को या किसी भी खिलाड़ी को या किसी उसको ऐसे कैश प्राइज दे सकें। आर्मी के पास ऐसा कोई फंड नहीं होता। और आर्मी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट तो है नहीं, उसको तो डिफेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार से ही फंड्स के लिए वो आश्रित हैं वो। तो दे डोंट हैव एनी सच फंड्स टू गिव इट टू सूबेदार नीरज चोपड़ा। अच्छा, अभी तक प्रमोशन की भी घोषणा नहीं हुई। तो सब इंडियन आर्मी में प्रमोशन की भी एक सेट पॉलिसी है। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या था कि आर्मी में एंट्री के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे। या तो आप फौज में सिपाही भर्ती हो सकते हैं या फिर आप एक कमीशन ऑफिसर के रूप में, लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हो सकते हैं। कुछ एक स्पेशल कैडर्स थे जिनमें सिपाही के अलावा हवलदार और नायब सूबेदार के रूप में भी भर्ती होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो आर्मी एजुकेशन एक कोर होती है, AEC बोलते हैं, उसमें कुछ खास लोग जो हैं वो डायरेक्ट हवलदार भर्ती होते हैं। कुछ लोग उसमें सिपाही भर्ती होते हैं पर कुछ लोग उसमें डायरेक्ट हवलदार भर्ती होते हैं। उसी तरह और भी कुछ कैडर्स हैं आर्मी में, जैसे मैंने सुना है कुछ क्लरिकल कैडर्स होते हैं जिसमें भी डायरेक्ट हवलदार की भर्ती होती है। उसी तरह आर्मी में एक रिलीजियस टीचर का कैडर होता है, धर्म शिक्षक, उनकी भी डायरेक्ट नायब सूबेदार की भर्ती होती है और बहुत पुराने समय से भर्ती होती है। माय फादर ही हिमसेल्फ वाज अ रिलीजियस टीचर इन आर्मी, वो भी एक धर्म शिक्षक थे। तो ये 2-3 गिने चुने रैंक्स हैं। इसके अलावा जब आप कमीशन रैंक्स में आते हैं तो फौज में आप लेफ्टिनेंट ही भर्ती होते हैं डायरेक्ट, उसके बाद प्रमोशन लेके आप आगे तक जाते हैं। तो होता क्या था कि स्पोर्ट्स में अच्छे स्पोर्ट्समैन आर्मी ज्वाइन नहीं करते थे। तो फिर आर्मी ने एक स्पेशल पॉलिसी बनाई और बहुत दिन तक, सालों के विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम कुछ अच्छे नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को डायरेक्ट हवलदार भर्ती करेंगे। और उसके बाद फिर एक और नई पॉलिसी बनाई गई कि हम नेशनल लेवल के कुछ नई उम्र के जूनियर रेसलर्स को, जो कि आगे जिनका एक प्रॉमिसिंग करियर हमको समझ में आएगा, उनको हम डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती करेंगे। तो तब इसमें क्या हुआ कि बहुत से खिलाड़ियों को आर्मी ने पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती किया है। उसी भर्ती योजना के तहत ये सब नीरज चोपड़ा जो हैं वो आर्मी में डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती हुए। और ये 2016 की बात है। तो उसके बाद जब इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में गोल्ड लिया तो 2018 में इनको सूबेदार बना दिया गया। नायब सूबेदार मतलब 1 स्टार और उसके नीचे एक वो फीती होती है, सूबेदार के 2 स्टार और 1 फीती। तो आम तौर पे सब देखिए, लगभग 16 से 20 साल की नौकरी करने के बाद कोई सिपाही जो है वो नायब सूबेदार बनता है। तो आर्मी प्रॉमिसिंग एथलीट्स को नायब सूबेदार भर्ती करने लग गई। और उसके बाद पर सूबेदार का प्रमोशन वो 20 साल बाद ही देते थे, क्योंकि एक आम आर्मी की लाइफ में एक फौजी को सिपाही से सूबेदार बनने में 20 साल लग जाते हैं। पर फिर इन्होंने एक स्पेशल पॉलिसी बनाई नीरज चोपड़ा जैसे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो फौज में आएं और फौज में बने रहें, फौज में वो पूरी नौकरी करें, फौज में पूरी सेवाएं दें। तो उन्होंने एक एक्सेप्शनल केस के रूप में नीरज को 2 साल की सर्विस के बाद सूबेदार बना दिया। तो अब सब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में पदक जीत लिया। तो अब आर्मी के सामने एक दिक्कत है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अभी तक आर्मी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको किसी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन दे दिया जाए। सूबेदार तक की पॉलिसी तो उन्होंने बना ली है। अब सूबेदार के साथ पास जैसा अब सूबेदार के बाद जो आर्मी में रैंक होता है वो सूबेदार मेजर रैंक होता है, और सूबेदार मेजर इज सेट टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रैंक इन द इंडियन आर्मी।
सूबेदार मेजर का जो पद होता है वो हमारे जितने भी जूनियर कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जवान, सोल्जर्स होते हैं, उनके और ऑफिसर्स के बीच में एक कड़ी, एक पुल का काम करता है और पूरे हमारी आर्मी के सारे ट्रूप्स के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनके वेलफेयर को देखने के लिए, और उन आर्मी की चेन ऑफ कमांड में सूबेदार मेजर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रैंक, जो कि बेहद अनुभवी फौजी को ही दिया जाता है। सारे सूबेदार जो है वो सूबेदार मेजर नहीं बनते हैं। मोस्ट ऑफ द सिपाहीज जब वो बहुत अच्छा भी प्रमोशन लेते हैं तो वो नायब सूबेदार या सूबेदार बन के रिटायर हो जाते हैं। सूबेदार मेजर तो साहब कुछ 2-4 ही बन पाते हैं 100 में से। तो अब नीरज चोपड़ा को आर्मी कौन सी प्रमोशन दे, आर्मी को यही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब उसके लिए उनको नई पॉलिसी बनानी होगी कि क्या वो नीरज चोपड़ा को सूबेदार मेजर पद पे प्रमोशन दे सकते हैं क्या। अभी तक आर्मी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए आर्मी ने अब तक नीरज चोपड़ा को किसी किस्म के कैश अवार्ड या किसी किस्म के प्रमोशन का प्रॉमिस नहीं किया है। हालांकि आर्मी के एक बड़े अफसर ने एक लेख लिखा है, उसमें ये वो कहते हैं कि नहीं, नाउ इज द टाइम कि आर्मी को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और नीरज चोपड़ा जैसे डिस्टिंग्विश्ड लोगों को सीधे प्रमोशन के तौर पे कमीशन देना चाहिए, मतलब उन्हें कमीशन अफसर बना के लेफ्टिनेंट बना देना चाहिए। ऐसा लेख एक रिटायर्ड फौजी ने, एक अफसर ने लिखा है। पर अब भारत सरकार और ये अकेले एक व्यक्ति का या इसका आर्मी का डिसीजन नहीं होगा, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पॉलिसी डिसीजन होगा जो कि इतनी आसानी से शायद नहीं लिया जा पाएगा। तो इसके लिए मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि इंडियन आर्मी जो है वो कंसिडर करेगी कि हाउ दे विल रिवार्ड प्लेयर्स लाइक नीरज चोपड़ा। अब साहब इसी से जुड़ा एक सवाल और बड़ा कौतूहल भरा आपके लिए भी हो सकता है कि मेजर ध्यानचंद क्या वाकई आर्मी में मेजर थे। तब ये बड़ा उलझाने वाला प्रश्न है। तो मैंने साहब जब रिकॉर्ड खंगाला तो मैंने कहीं नहीं पाया कि ध्यानचंद जी जो थे वो आर्मी में मेजर थे। इनफैक्ट वो सिपाही भर्ती हुए थे और जब 1928 का ओलंपिक्स उन्होंने लड़ा है तो वो लांस नायक थे, फिर उनको प्रमोशन देके नायक और हौलदार, और वो आर्मी में हौलदार मेजर थे शायद जब उन्होंने दूसरा या तीसरा ओलंपिक खेला है। तो आर्मी में जो हौलदार मेजर होता है ना, उसको आम बोलचाल की भाषा में जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मेजर बोल दिया करते हैं। तो क्या फौज में मेजर ध्यानचंद वो वाले मेजर थे, हौलदार मेजर वाले मेजर थे? उसके बाद क्या हुआ था, अब उनको प्रमोशन दिया गया। जब वो आर्मी से रिटायर हो गए तब वो नायब, उस वक्त भी जब वो एक्टिव प्लेयर थे उनको नायब सूबेदार का प्रमोशन नहीं मिला था। नायब सूबेदार का प्रमोशन उनको आर्मी में अपनी पूरी, जब उन्होंने सर्विस कर ली 15-18 साल, तब नायब सूबेदार का प्रमोशन मिला और वो सूबेदार बने। और जब रिटायर हुए तो उनको ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर किया गया, जो कि बहुत सारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर किया जाता है। जो सूबेदार जो रिटायर हो जाते हैं, जो सूबेदार मेजर नहीं बनते, उनको आमतौर पे ऑनररी लेफ्टिनेंट का एक मानद पद दे दिया जाता है। वो कमीशन्ड ऑफिसर्स नहीं होते पर वो ऑनररी ऑफिसर्स मान लिए जाते हैं। और आमतौर पे जो लोग सूबेदार मेजर पद से रिटायर होते हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उनको ऑनररी लेफ्टिनेंट और बाद में 1 साल बाद ऑनररी कैप्टन का भी पद दे दिया जाता है। पेंशन उनको ऑनररी कैप्टन की मिलती है, परंतु वो मानद कैप्टन होते हैं, वो असली कमीशन्ड कैप्टन नहीं होते हैं। तो तब आर्मी के किसी भी रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है आज की तारीख में जहां पे ध्यानचंद जी आर्मी में मेजर पद पाए हों कभी, या वो मेजर पद से रिटायर हुए हो। हाँ, वो ऑलरेडी कैप्टन पद से रिटायर हुए। तो आखिर पब्लिक डोमेन में भारत में उनको मेजर ध्यानचंद क्यों कहा जाता है?
और मुझे अब तो ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि भारत के गजट में, रिकॉर्ड में, मान लीजिए जो अभी जो खेल रत्न पुरस्कार हुआ है, ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है? ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर क्या लिखा होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? क्योंकि ध्यानचंद जी में आर्मी में मेजर थे या नहीं थे, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भी है। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जो ये बताता हो कि ही वॉज अ मेजर। तो सब ये एक अनुसंधान का विषय है। और इस बीच एक फ़ोन आ गया है, इसको हम काट देते हैं। और तब तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक बार फिर से अपने ओलंपिक कॉन्टिजेंट को एक शानदार प्रदर्शन के लिए मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मुझे आशा है कि वो ऐसे ही हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे होनहार खिलाड़ियों को ऐसे ही प्रेरणा देते रहेंगे और हम ऐसे ही शानदार प्रदर्शन अगले ओलंपिक्स में भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।